अगर मोशन स्टेट में है या रेस्ट स्टेट में है, जब तक कि इस पर फोर्स नहीं लगता, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता, तब तक कि वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, और वो खुद अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता जब तक कि आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के इस कैरेक्टर को इनर्शिया कहा जाता है। सेवरल अदर क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम दिस। फॉर इंस्टेंस वी कैन ask whether all the objects have inertia। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें सब में इनर्शिया होता है क्या? If yes, then on what factor its value depends on, and is the inertia for all objects same? अगर सभी में इनर्शिया होता है, ठीक है, तो वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करती है? ठीक है, और अगर इनर्शिया जो है क्या सभी ऑब्जेक्ट में सेम होता है? तो चलिए इसी को हम समझते हैं एक्टिविटी के थ्रू, जिसमें हम लेते हैं 2 प्लास्टिक बॉटल्स, टेक 2 प्लास्टिक बॉटल ए और बी। 2 प्लास्टिक बॉटल लेंगे जिसको हम लेबल कर देंगे ए और बी से। ठीक है, फिल वाटर इन बॉटल, उन दोनों सॉरी फिल वाटर इन बॉटल बी। बॉटल बी में हम क्या करेंगे? वाटर फिल कर देंगे, और बॉटल ए जो रहेगा वो खाली रहेंगे। ड्रॉप बोथ द बॉटल पुशिंग देम विथ योर हैंड। दोनों बॉटल को आपको अपने हाथों से पुश करना है, ठीक है, और गिराना है। विच बॉटल फेल इजिली? कौन सा बॉटल इजिली गिर जाएगा? मैम खाली बॉटल इजिली गिर जाएगा। यू विल फाइंड दैट इट वाज इजियर टू पुश एंड ड्रॉप द एम्प्टी बॉटल एज कंपेयर टू द फिल्ड वंस। आपने देखा कि जो खाली बॉटल है वो फिल्ड बॉटल के कंपैरिजन में बहुत ही इजी से गिर जाता है, पुश हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी कार्टून बॉक्स एज कंपेयर टू अ कार्टून फिल्ड विथ बॉक्स। इसी तरह से आपने जो कार्टून बॉक्स देखा है, ठीक है, जो खाली रहता है उसको हम इजिली पुश कर सकते हैं। जो भरा रहता है, बुक से भरा हुआ अगर कार्टून बॉक्स है तो उसको हम इजिली पुश नहीं कर सकते। वी कैन थिंक ऑफ सेवरल सच एग्जाम्पल्स। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज जस्ट वन पर्सन राइडिंग अ बाइसिकल। जैसे एक अकेला इंसान साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो ब्रेक लगाना इजी होता है ना, इजी होता है। साइकिल को चलाना भी इजी होता है, ब्रेक लगाना भी इजी होता है, साइकिल को रोकना भी इजी होता है। बट अगर उसी साइकिल पे 2 लोग बैठे हैं तब साइकिल चलाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ब्रेक लगाना भी थोड़ा मुश्किल होता है ना, और उसे रोकने में भी थोड़ा मुश्किल होता है। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस? क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं? So to change the state of filled bottle, we need to apply more force as compared to an empty bottle. अगर हमें filled bottle का state change करना है तो हमें empty bottle के comparison में ज्यादा force लगाना होगा। अगर एक पानी से भरा हुआ बॉटल है, एक खाली बॉटल है, तो फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा गिराने के लिए? मैम खाली बॉटल में ज्यादा फोर्स लगेगा या भरे हुए बॉटल? भरे हुए बॉटल में मैम ज्यादा फोर्स लगेगा। मैम भरे हुए बॉटल में। When a single person rider a bicycle, it is easier to apply brakes। इसी तरह से अगर एक सिंगल पर्सन साइकिल चला रहा है तो ब्रेक लगाना इजी होता है। इन केस ऑफ 2 people sitting on the bicycle, किसके कंपैरिजन में? अगर 2 लोग बैठे हैं एक साइकिल में तो उसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ब्रेक लगाने के लिए, है ना। दिस मीन्स दैट हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया। इसका मतलब ये है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं उसका इनर्शिया भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, जहां पर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, यस मैम। उसे inertia is that property due to which an object tries to remain its state of motion or state of rest। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ सकता है, या स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ मोशन में आ सकता है। ठीक है, मास इज द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट। अब देखते हैं, यहाँ पर हमने इनर्शिया के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया। अब हम देखते हैं मास। मास क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस होता है, अवरोधक जो होता है, ठीक है, उसको मेजरमेंट करने के लिए या उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है, जो मेजरमेंट किया जाता है वो होता है मास। विच मीन्स दैट द मास इज द मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ
एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है उसको मेजर करने के लिए मास का यूज किया जाता है, ठीक है। मास जो प्रॉपर्टी होती है वो मास होता है, ठीक है। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, वेट ज्यादा है, सो इट्स इनर्शिया विल बी ग्रेटर, तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा रहेगा तो आप उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा पड़ेगा यस मैम। उतना ही मतलब उसका मास ज्यादा है और उस पे फोर्स भी ज्यादा लग रहा है। और अभी मैंने बताया कि अगर फोर्स ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होती है, ठीक है। यस मैम। इसका यूनिट क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? यस मैम। अब हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहले सभी लोग अपना माइक म्यूट रखें, माइक म्यूट कीजिए। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। देखते हैं, चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझने के लिए, जिसमें हम क्या लेते हैं, टेक अ ब्लॉक ऑफ वुड, मतलब लकड़ी का टुकड़ा लेंगे, ठीक है। ऑन टू अपोजिट फेसेस ऑफ दिस ब्लॉक, put a hook or nail on each, tie a thread A and B of similar length on both the hooks as shown in the figure 2। फिगर 2 में आपको दिख रहा है एक लकड़ी का टुकड़ा लिया गया है, यहाँ पर देखो, ठीक है। और इसका जो दोनों एंड है उसमें से हमने क्या कर दिया, धागा को जोड़ दिया है। ए और बी से हमने क्या कर दिया, धागा को जोड़ दिया है, ठीक है। नाउ प्लेस दिस ब्लॉक ऑन द टेबल। अब इस ब्लॉक को आपको किस पे रखना है, एक टेबल में रखना है। इफ वी पुल ओनली द थ्रेड A by applying force P, then the block shift towards the right side। अगर देखिए यहाँ पर लकड़ी का जो ब्लॉक है उसको हम एक साइड से खींचते हैं, अगर मैं ए वाला थ्रेड पकड़ के खींचूं तो वो राइट की तरफ खिंचाएगा ना। यस मैम। फोर्स क्या लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं फोर्स जो है वो पी है। तो पी फोर्स से अगर मैं थ्रेड को खींच रही हूँ तो वो राइट की तरफ खिंचाएगा, लकड़ी का जो ब्लॉक है वो राइट की तरफ आ जाएगा। अगर मैं बी की तरफ से थ्रेड को पकड़ के खींचूं तो लकड़ी का जो ब्लॉक का टुकड़ा है वो लेफ्ट की तरफ खिंचा जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, होगा ना। यस मैम। यस मैम। But if we apply similar force on both the threads and pull them, लेकिन अगर हम दोनों थ्रेड को एक साथ पकड़े, ठीक है, ये दोनों थ्रेड को हम एक साथ पकड़कर खींचे, तब उसमें क्या चेंजेस होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। अगर हम इक्वल फोर्स लगाते हैं, दोनों साइड हम इक्वल फोर्स लगाते हैं, तो वो जो लकड़ी का ब्लॉक है वो मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों साइड क्या लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है ना। यस मैम। फोर्स each other and so there is no change in the position of the block। मतलब ये जो एक जैसा फोर्स जब हम दोनों साइड में लगाते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है ना, और उसके पोजीशन पर, लकड़ी का जो ब्लॉक है उसके पोजीशन पर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। द बैलेंस, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। बैलेंस्ड फोर्स मतलब जब दोनों साइड इक्वल फोर्स लगता है और ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर कोई भी चेंज नहीं होता है।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स किसको कहेंगे? जब दोनों साइड इक्वल फोर्स लगता है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर कोई भी चेंजेस नहीं होता तो उसे बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि जब हम ए थ्रेड को खींचते हैं और जब हम बी थ्रेड को खींचते हैं तो एक थ्रेड को खींचने पर P फोर्स लगता है और बी थ्रेड को खींचने पर Q फोर्स लगता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? P इज इक्वल टू Q हो जाएगा। ठीक है। बैलेंस फोर्स के लिए इफ द फोर्स इज नॉट इक्वल, अगर फोर्स जो है इक्वल नहीं है, देन द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, अगर फोर्स इक्वल नहीं होता, ठीक है, मतलब एक साइड फोर्स लग रहा है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, है ना, जिससे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता हो। और अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है और जो फोर्स लग रहा है, तब क्या हो जाएगा? P माइनस Q होगा, क्योंकि अपोजिट लगेगा, है ना, अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है। अगर आप थ्रेड ए को खींच रहे हैं, अगर आप थ्रेड ए को खींच रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा है वो P फोर्स लग रहा है, लेकिन ये शिफ्ट तो इधर ही हो रहा है ना, राइट की साइड पे शिफ्ट होगा और Q जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? P माइनस Q हो जाएगा। ठीक है। P ग्रेटर देन Q। ठीक है, समझ आया? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो Yes, बताइए ma'am. बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? क्या समझते बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स से? When two or more force act on an object simultaneously, then the object continue it in its state of rest of uniform motion. It means resultant of force is zero. Such force acting on the object are known as balanced force. मैंने आपको रीड करने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। आपको रीड नहीं करना, आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैम, जिधर दोनों साइड इक्वल फोर्स लगता है उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं मैम। और अनबैलेंस्ड फोर्स? मैम, जो सिर्फ एक ही तरफ बैलेंस करता है उसको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स से ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है या नहीं? होता है मैम, होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स से ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, बैलेंस्ड फोर्स से ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर आप दोनों साइड्स पे इक्वल फोर्स लगाएंगे तो पोजीशन चेंज नहीं होता है। मैम वो मिडिल पोजीशन में रहता है ना, बैलेंस फोर्स का मतलब जैसे बैलेंस रहता है तो। हाँ ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेट फोर्स इज द कैलकुलेटेड फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। मतलब टोटल फोर्स, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ब्लॉक पर टोटल कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, दोनों साइड से अप्लाई किया जा रहा है या एक साइड से अप्लाई किया जा रहा है। टू अंडरस्टैंड नेट फोर्स वी विल नीड टू नो ऑल द फोर्सेस दैट आर अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग विद देयर डायरेक्शन। अगर हमें नेट फोर्स निकालना है ऑब्जेक्ट का, ये समझना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या जानने की जरूरत होगी? उसके लिए हमें ये जानना होगा कि ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, मतलब उस पर टोटल कितना फोर्स लगाया जा रहा है। और अगर दोनों साइड से फोर्स लगाया जा रहा है तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर एक साइड से फोर्स लगा रहे हैं तो एक साइड का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उससे आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। To get the net force, we sum of all the forces that are applied in one direction and subtract
all those forces that are applied in opposite direction। अगर आपको नेट फोर्स निकालना है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और अगर वन डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है तो वन डायरेक्शन में जो फोर्स लगा, हमने क्या पढ़ा, P माइनस Q पढ़ा, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो माइनस हो जाएगा। द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इज ए वेक्टर सम ऑफ P एंड Q। मतलब ब्लॉक पर जो नेट फोर्स निकालना है, ठीक है, वो क्या होता है, ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाया गया P और Q का सम होता है। देयरफॉर द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स इज। इस तरह से अगर एक ब्लॉक पर ब्लॉक का नेट फोर्स निकालना है आपको, तो बैलेंस्ड फोर्स को आपको पता होना चाहिए। जैसे नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू Q, है ना, अगर बैलेंस्ड फोर्स के लिए हम निकालें तो, ठीक है। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स होता है तब क्या हो जाएगा, P माइनस P या P माइनस Q, ठीक है। क्लियर है इतना, समझ आ रहा, ठीक है। एनी डाउट, क्लियर है ना? यस मैम। तो कल से हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे ओवर हो रही है।